और आज जब योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री निकलेंगे सड़कों पर तो एक अलग वेशभूषा में नजर आएंगे। उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ दिल्ली आने वाले हैं। वो कल दिल्ली आएंगे। कल जेपी नड्डा से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है, उपचुनाव को लेकर चर्चा होनी है। लेकिन उससे पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आ गए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ली। मुलाकात तो हुई ही हुई, तस्वीर भी पोस्ट कर दी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों गोरखपुर में चूंकि शक्ति साधना करते हुए उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और दशहरा का मौका है, वो पूजा अर्चना जब करते हुए दिखाई दिए तो वो किसी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, मठाधीश के तौर पर दिखाई दिए। गोरखपुर में विजयदशमी के मौके पर उनकी छवि जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जब शोभा यात्रा का निकाली जाएगी सड़कों पर तो उनकी वो जो तस्वीर है, आप माने या ना माने, लेकिन हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने का काम बहुत हद तक कर जाती है, क्योंकि तब वो एक मठाधीश की भूमिका में होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के चेहरे की भूमिका में नहीं होते हैं। लेकिन समस्या ये है ना अवधेश जी, हिंदू वोट को तो कंसोलिडेट कर लेंगे, लेकिन नेताओं को कंसोलिडेट कैसे करेंगे? केशव प्रसाद मौर्य पहले अमित शाह से मिलकर चले गए। ब्रिजेश पाठक से यहीं पर इंडिया टीवी पर ही जब हमने सवाल पूछा था, हरियाणा में जहां जहां योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए गए वहां पर जीत हुई है उम्मीदवार की, तो उन्होंने कह दिया ये टीम एफर्ट है। गुरेज क्यों है अपने सीएम का नाम लेने में? अभी इस समय देखिए, पहले तो ये पूजा की जो बात है वो एक परंपरा है। हर जो भी हमारे देश में जितने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सबके यहाँ पूजा की परंपरा है। और विजयादशमी कैसे मनाएंगे और उनके वो पूरे वस्त्र पोशाक वो नियम पूर्वक ही हो सकता है, क्योंकि कर्म कांड कोई भी है इस प्रकार से ना, पूजा की वो एक प्रकार से सर्जरी की तरह होती है कि उसमें एक भी चीरा अगर गलत लग गया तो फिर उल्टा प्रभाव देता है। इसलिए वो कर्म कांड के अनुरूप ही पूरा कर्म कांड करना होगा आपको। उसमें आप कोई भी कमी नहीं कर सकते हैं, वो चाहे वस्त्र का हो, उसमें सामग्रियों का हो, मंत्रों का हो, इवन समय का ध्यान रखना, उसी के हिसाब से आसन बनाना, ये सारी व्यवस्थाएं करनी होती है। तो वो केवल हिंदू वोट की दृष्टि से नहीं है और योगी आदित्यनाथ कभी छिपाते भी नहीं है, वो स्पष्ट बोलने में है। जहाँ तक केशव प्रसाद मौर्य जी का प्रश्न है, तो अगर दिल्ली आए हैं और गृह मंत्री से मुलाकात किए हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गुटबंदी और पार्टी बंदी का विषय होगा। और केशव जी ने तो पिछली बैठक में कहा भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश जो है एकदम उत्तर विकास की ओर है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। और योगी जी जहां गए थे वहां उसका प्रभाव है। लेकिन यह बात भी सही है कि अगर टीम एफर्ट नहीं हो तो कोई किसी एक व्यक्ति के भाषण से जाकर के कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता है। भाषण जो होता है वो तात्कालिक रूप से उत्प्रेरित करता है आपको, आपके मन में कोई भ्रम है, लेकिन तो वो भ्रम को दूर करता है। ओपिनियन, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, मैं दोबारा आप ही के पास आ रही हूँ। माना कि टीम एफर्ट ही काम करती है, कि कोई एक अकेला जीत नहीं दिला सकता, लेकिन जब श्रेय देने की बात थी तो उस श्रेय में योगी आदित्यनाथ का नाम लेने में गुरेज क्यों है? मेरा सवाल इस पर था। अब इसका उत्तर वही देंगे, लेकिन टीम योगी आदित्यनाथ भी एक टीम के ही भाग हैं। और इस समय मुझे नहीं लगता है कि इतने लोग वहां कार्यक्रम करने गए हैं अलग अलग नेताओं को कोई श्रेय देने की। लेकिन योगी जी गए, मेरे से पूछेंगे तो जो कुछ उन्होंने भाषण दिया, जो कुछ भाषण दिया उसका एक असर उस क्षेत्र में सकारात्मक हुआ, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह आया और उसकी भी हरियाणा चुनाव के निर्धारण में भूमिका थी। और इतना किसी को कहने में समस्या नहीं होनी चाहिए। वही तो मेरा सवाल है विजय जी, जब आपको पता हो कि बहुत जल्द उपचुनाव होने वाले हैं, आपको पता है हिंदू कंसोलिडेटेड वोट के साथ साथ टीम एफर्ट, नेतृत्व क्षमता, सबकी ताकत एक साथ दिखाई देनी बहुत जरूरी है, तब आप क्रेडिट अगर नहीं देना चाहें तो क्या ये ठीक बात है? टीम एकजुट दिखाई देती है? पता नहीं टीम की तो पता नहीं, मैं ये अभी तस्वीर देख रहा था, इसमें वेरी हैप्पी ना, हैप्पी, उसके पीछे चाणक्य की तस्वीर लगी हुई है। जो फोटो है उस फ्रेम में चाणक्य वहां पर तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, और तस्वीर के आगे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह जी, वो दिखाई दे रहे हैं। तो उनके साथ कोई मुलाकात और उसकी तस्वीर पोस्ट होने को कभी भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते कि नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। उसके कुछ मायने होते हैं, अब क्या मायने हैं क्या नहीं है वो ठीक है।
लेकिन ये बात साफ है कि अब जब उपचुनाव हो रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए बहुत प्रेस्टिजियस है, खासतौर से 2024 के लोकसभा चुनावों के जो नतीजे आए हैं उन नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को परेशान किया है, जाहिर है। तो अब ये मौका है कि कम से कम ये जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना बेहतर प्रदर्शन करे। सबसे ज़्यादा फोकस तो उनका मिल्कीपुर को लेकर है ही, लेकिन सभी 10 सीटों पर है। भले ही ये कहें आज हम कि उसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा जी। आज पूरी टीम को, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो ब्रजेश पाठक साहब हो या मुख्यमंत्री जी के पास तो जिम्मेदारी है ही सब कुछ, लेकिन टीम एफर्ट के तौर पर। और मुझे लगता है कि अमित शाह से मुलाकात भी यदि केशव जी की हुई है तो उसमें भी उन्होंने ये बात कही होगी कि पहले चुनाव पर ध्यान दिया जाए जी, और उस चुनाव को कैसे जीतना है इस पर बात करनी चाहिए। और उसके बाद आज जो कल जो हैं योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं, तो इन सब चीजों का कोई तो कनेक्शन है ना। और कनेक्शन कोई तो भी है, प्रदेश का बड़ा नेता आएगा तो केंद्रीय नेतृत्व से मिलता है, आने के पहले ही फोन करते हैं। योगी जी भी आते हैं तो पहले से फोन कर देते हैं कौन कौन लोग उपलब्ध हैं आज, उस समय मुलाकात हो जाए। ये एक स्वाभाविक स्थिति होती है और मिलने की तस्वीर डालना जो है वो भी एक स्वाभाविक है। बिल्कुल, पूरी राजनीति स्वाभाविक है। योगी आदित्यनाथ अच्छा, बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। एक पंक्ति में तुमने जो है बात महाराष्ट्र की हो जाए, सर समय की कमी है। महाराष्ट्र, लेकिन ये जो तुम्हारा स्वाभाविक है ये बहुत अच्छा ये एक शब्द जो है कहानी कुर्सी में जो है रंग ला दिया, इसको तो मैं स्वीकार करूंगा। सब कुछ राजनीति में स्वाभाविक है। ये वो किसी समाचार से और समाचार से कम नहीं है, बिना कुछ वेरी नेचुरल। सर ये नेचुरल रिएक्शन ही था, नो पॉलिटिक्स बिहाइंड इट। सो बात महाराष्ट्र की भी हो जाए, महाराष्ट्र में बात महाराष्ट्र की हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए हर्षवर्धन जी, जो सबसे बड़ा नुकसान 2024 के चुनाव में हुआ है, उत्तर प्रदेश से जो झटका लगा, ठीक वैसे ही झटका महाराष्ट्र से भी लगा। विजयदशमी का पर्व है, उद्धव शिंदे दोनों हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। आप क्या देख रहे हैं महाराष्ट्र में? नहीं, देखिए, एक तो ये कि विजयदशमी के पर्व के बहाने हिंदू वोट लाने की कोशिश अगर सिर्फ कोई करेगा तो कोई सफल नहीं होगा। फिर वो चाहे एकनाथ शिंदे हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, किसी पर्व के बहाने हिंदू वोट लाने की कोशिश, या किसी एक समय में तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या टेम्पल रन किया था राहुल गांधी ने। अभी मध्य प्रदेश में नर्मदा आरती से लेकर क्या कुछ नहीं किया था प्रियंका ने। तो ये जो आप किसी एक खास समय पर हिंदू बन जाएंगे और कहेंगे कि, तो वो कठिन होता है। बाला साहब ठाकरे विजयादशमी की दशहरा रैली उनकी होती थी और वो बड़ी, जिसको कहें कि जैसे संघ प्रमुख कहते हैं तो स्वयंसेवकों के लिए पाथेय होता है, वैसे ही शिव सैनिकों के लिए और देश के लोगों के लिए कि बाला साहब क्या बोलने जा रहे हैं, महाराष्ट्र की जो हिंदू राजनीति है वो किधर जाने जा रही। लेकिन अब इसको कोई भी क्या ले आ पा रहा है क्या विरासत के तौर पर? तो न एकनाथ शिंदे ले आ पा रहे हैं, न उद्धव ठाकरे ले आ पा रहे हैं। और अगर शिवसेना पार्टी के तौर पर कहें तो वो तो एकनाथ शिंदे के पास है, उद्धव ठाकरे के पास तो सिर्फ परिवार की विरासत है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में मेरी चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से थोड़ी दूसरी है। हिंदू वोट के लिए उसे कोई एकनाथ शिंदे या कोई उसकी जरूरत नहीं। मेरी चिंता यह है जो मदरसा के जो टीचर हैं उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे इसमें क्या है भाई, ठीक है मदरसा की बढ़ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से जब उसी राह पर चलती है, और यह सच ये है कि इसको अजीत पवार ने दबाव बनाकर ये एजेंडा चलाया। अब इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे अजीत पवार बजट में अगर डलवा रहे हैं तो। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के लिहाज से आप देखिए, अपने वोट बैंक को जो पहले कहा 10% हम कैंडिडेट देंगे, अब मदरसा शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ा दी। भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक के लिए क्या कर रही है, यह बड़ा सवाल है। लोकसभा में अभी अभी ये दूध के जले हैं थोड़ा। ठीक है, देखते हैं कि फूंक कर पी पाते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये चुनाव भी दंश दे दे, जला दे।